आज हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ होमिसाइड। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ होमिसाइड से पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ अननेचुरल डेथ। अब अननेचुरल डेथ क्या होती है? 174 धारा सीआरपीसी के तहत अननेचुरल डेथ उसे माना जाता है जब कोई इंसान आत्महत्या कर लेता है, या कोई दूसरे इंसान उसको मार देता है, या कोई जंगली जानवर उसको मार देता है, या किसी मशीनरी के कारण वो मर जाता है। जैसे फैक्ट्री में कोई मशीन में उसका हाथ या कोई वाइटल ऑर्गन आ जाता है, वो मर जाता है, तो वो भी अननेचुरल डेथ होता है। या किसी एक्सीडेंट में, जैसे कि किसी कार के अंदर कुचल जाता है, कि कोई कार उसे कुचल देता है, या कोई छत से ऊपर से गिर जाता है, तो उसमें भी उसको अननेचुरल डेथ मानते हैं। या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी की डेथ को देख के शक हो कि ये किसी अननेचुरल रीज़न से ही ये मरा होगा, ये नेचुरल डेथ नहीं होगा, तो उसको भी हम अननेचुरल डेथ मानते हैं। अब डेथ इन्वेस्टिगेशन में एक डायग्नोस्टिक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है। डायग्नोस्टिक ट्रायंगल का मतलब तीन चीज़ें होती हैं। एक, क्राइम सीन पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स उसको अटेंड करते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कोई भी क्राइम सीन जहाँ पे बॉडी मिलता है या वेपन मिलता है, खून के धब्बे मिलते हैं, उसको क्राइम सीन। दूसरा होता है उसका विक्टिम का हिस्ट्री मतलब सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री का मतलब ये है कि वो किससे मिलता था, उसका क्या रूटीन था, कहाँ कहाँ जाता था, क्या करता था, ये सारा चीज़ उसका सोशल हिस्ट्री होता है। आजकल सोशल मीडिया भी है, तो ऑब्वियसली उनके फेसबुक अकाउंट और ये सारी चीज़ें, उसके कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखा जाता है सोशल हिस्ट्री के लिए। और मेडिकल हिस्ट्री ये है कि उसका कोई बीमारी था, या कोई वो कुछ करता था, उसका कोई डिजीज़ था अंदर, जिसकी वजह से हो सकता है उसका डेथ नेचुरली हुआ हो, तो उसको बोलते हैं मेडिकल हिस्ट्री। तीसरा डायग्नोस्टिक ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट है बॉडी। उसका जो विक्टिम का बॉडी है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, ताकि उसके कारण या उसका कॉज और मैनर ऑफ डेथ पता चले। उसकी पूरी छानबीन होती है मेडिकली, तो उसको पोस्टमार्टम किया जाता है। अब होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन में इनिशियल स्टेप्स, सबसे पहले तो बॉडी को फाइंड करना है। किसी भी अगर कोई मिसिंग हो रहा है, तो अगर उसको मारा गया है, तो उसके पहले बॉडी को फाइंड करना ज़रूरी है। दूसरा, जितने भी मैंने पहले पीपीटीज़ या पहले टॉपिक्स में पढ़ाया था कि क्राइम सीन में कैसे कंडक्ट करना चाहिए, क्राइम सीन में क्या क्या ढूंढना चाहिए, वो सारी चीज़ें होमिसाइड एक इन्वेस्टिगेशन में भी होना चाहिए। सारे एविडेंस या सबूत को इकट्ठा करना चाहिए, और उसको फिर देखना चाहिए कि क्या ये सस्पिशियस डेथ है, ये कोई होमिसाइड जैसा लग रहा है, या ये कोई नेचुरल डेथ हो सकता है, या ये एक्सीडेंट है, या एक सुसाइड हो सकता है। ये सारी चीज़ों को नाप तोल के देखना पड़ेगा कि है क्या ये नेचुरल डेथ है, ये होमिसाइड डेथ है, या कोई एक्सीडेंट या सुसाइड है। जब भी अननेचुरल डेथ होता है, सबसे पहले सबसे ख़राब हम लोगों को सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये मर्डर है। क्योंकि जितने भी काफ़ी केसेस में मर्डर जब होता है, तो मर्डरर जो जिसने मर्डर किया, वो ऐसे कोशिश करता है कि मर्डर को एक एक्सीडेंट या सुसाइड की तरह दिखाया। आपने देखा होगा कुछ हिंदी मूवीज़ या कहीं और में दिखाते हैं कि ट्रक से उड़ा देता है विक्टिम को, ताकि ये लगे कि ये एक्सीडेंट है, या उसको लटका देते हैं ताकि ये देखे कि इसने खुदकुशी की होगी। लेकिन हमें हमेशा सस्पेक्ट, जो पुलिस है उसको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये मर्डर ही है। अनलेस अनटिल कि कोई हॉस्पिटल में बीमारी की वजह से मरा हो, या कोई बूढ़ा इंसान मरा हो, उसको मर्डर की तरह ही देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि सारे सबूतों को देखनी चाहिए, सारे सर्कमस्टेंसेस, क्या स्थिति है, क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि मौत किस कारण से हुआ है। क्या इसके बॉडी पे ऐसे घाव या निशान थे जिसकी वजह से मौत हो सकता है? क्या कोई स्ट्रगल, आपस में झड़प, या दोनों के बीच में हाथापाई होने की कोई सिग्नल साइंस है या नहीं उस क्राइम सीन में? और अगर मर्डर है, तो फिर वो वेपन या वो जिससे कि उसके मर्डर किया हो, वो कहाँ पे है, कुछ खून के धब्बे भी है या कोई चीज़ है, ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। अब मैनर ऑफ डेथ या एमओडी का मतलब है कि डेथ कैसे हुआ है। नेचुरली हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, होमिसाइड हुआ है, सुसाइड की वजह से हुआ है, ये सारी चीज़ें। अब कॉज ऑफ डेथ के बारे में हम और पढ़ेंगे बाद में। ये कॉज ऑफ डेथ का मतलब किस कारण से हुआ है। दम घुटने की वजह से हुआ है, डूबने की वजह से हुआ है, हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, इसको बोलते हैं कॉज ऑफ डेथ। सुसाइड, अगर सुसाइड कंफर्म करना है कि ये सुसाइड है,
तो सबसे पहले तो ये देखनी पड़ेगी, उसकी इंजरीज़ को इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी कि ये इंजरीज़ क्या सुसाइड में पॉसिबल है या नहीं। दूसरा, सुसाइड में विक्टिम का मानसिक स्थिति और जो इमोशनल स्टेट है किस तरीके कैसे स्थिति में था वो देखने की ज़रूरत है। और सुसाइड कई तरीक़ों से कमिट किया जा सकता है, जैसे कि डूबने से हो सकता है, अपने आप को फंदे पे लटकाने से, गोली मार के, जहर खा के, ऊपर से कूद के, अपने नसों को नस काट के, खुद को चाकू घोंप के या चाकू मार के, ये सारी चीज़ कारण की वजह से भी सुसाइड हो सकती है। तो लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन के वक्त ये सारे इंजरीज़ वगैरह को ध्यान से देखनी पड़ेगी। अब अगर सुसाइड पॉसिबल सुसाइड है तो उसके जो इंजरीज़ है उसके कहाँ पे हैं इंजरीज़। ऑब्वियसली अपने आप को उसने मारा है तो ऐसी जगह पे ही मारेगा, अपने गर्दन पे या अपने पीछे, गर्दन के पीछे के साइड पे या पीठ पे तो अपने आप को नहीं मारेगा। तो ऑब्वियसली वो लेफ़्ट हैंडेड है तो अपने लेफ़्ट साइड ही मारेगा, वो जनरली राइट साइड पे तो वो अपने आप को गोली नहीं मारेगा। और अगर उसने अपने नस काट के उसने सुसाइड किया है तो कुछ हेजिटेशन मार्क्स, जैसे कि कोई भी इंसान अगर अपने आप को मारने की कोशिश करे नस काट के तो एक ही बार में नहीं झटका मार के मारे, कुछ ऐसे कट्स होंगे, कुछ होंगे ट्राई करने के लिए कि वो अपने आप को मार पाएगा कि नहीं। ये कुछ हेजिटेशन कट्स उसके रिस्ट में, उसके हथेली पे मिलेंगे आपको। उसके बाद सुसाइड्स अगर है तो विक्टिम जनरली जो वेपन है वो पास ही में गिराएगा, ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर फेंकेगा। वो ना तो उसके पास एनर्जी होगा, ना वो ऐसे वेपन को दूर फेंक पाएगा। तो अगर उसने गन से मारा होगा तो गन उसी के हाथ में होगा या ज़मीन पे पास में गिरा होगा, ऐसा नहीं होगा कि 4-5 फीट दूर होगा। और अगर उसने अपने आप को गोली मारा है तो जनरली उसके जो हाथ के अंदर है वो या गन के ग्रिप में वहाँ पे खून नहीं होगा। अगर किसी और ने मारा होगा तभी उसके वो वेपन पकड़ने पे उसका वहाँ पे खून के धब्बे वगैरह मिलेंगे। और कोई किसी ने सुसाइड किया है तो जनरली उसके कमरे के अगर लॉक अंदर से लगाया गया है या कोई अंदर आने के कोई चांसेस नहीं है तो वो जनरली सुसाइड ही होगा। अगर अपने आप को उसने बंद किया है और कहीं और से किसी जगह से कोई और घुस नहीं पा सकता तो उसको सुसाइड ही जनरली कंसिडर करेंगे। अगर अपने हाथों में उसके जो पाम है हाथ में अगर कोई घाव वाव है और उस या उसके हाथ के पीछे में घाव है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कोई घाव ऐसा लग रहा है तो ये जनरली सुसाइड नहीं होगा। किसी ने अपने बचाव में अगर इंजरीज लगे हैं ऐसी जगहों पे तो वो जनरली सुसाइड नहीं हो सकता है। अब सुसाइड को कंफर्म करने के लिए जो मृतक है उसके घर परिवार, उसके दोस्तों से इंटरव्यू करना ज़रूरी है। अगर उसका कोई मनोवैज्ञानिक से भी, चिकित्सक से भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो मानसिक स्थिति से बीमार है तो कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक से वो कंसल्ट कर रहा होगा। और जनरली जो सुसाइड करते हैं उनका कोई ना कोई हिस्ट्री रहा होता है कि उसने पहले भी सुसाइड देने की धमकी दी होगी या उसने कभी सुसाइड ट्राई अटेम्प्ट किया होगा। और सुसाइड अगर उसने किया है तो कोई ना कोई नोट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं विक्टिम में, या तो उसके कोई कागज़ या पन्ने में लिखा होगा या किसी डायरी में लिखा होगा। अब जब भी वो डायरी या वो कोई कागज़ मिल जाए तो उस हैंडराइटिंग को कंपेयर करने की ज़रूरत है, किसी क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट एग्जामिनर को दिखाने की ज़रूरत है कि ये क्या उसी का हैंडराइटिंग है या किसी और का हैंडराइटिंग है। कभी भी कोई इंसान सुसाइड करता है तो कोई ना कोई मोटिव रहता है, किस ऐसे ही अनलेस अनटिल कि वो मानसिक कोई बीमारी हो, मानसिक स्थिति की बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, या वो शारीरिक रूप से बीमार हो कि उसको उस कष्ट या उस पीड़ा झेलने की उसमें शक्ति नहीं हो तो इसलिए वो कमिट करेगा सुसाइड। या उसका फाइनेंशियली अगर उसके पास पैसे नहीं है, बहुत गरीबी है, लोन आया हुआ है, जैसे कि बहुत सारे जो फार्मर्स है या जो है वो लोग कमिट करते हैं सुसाइड। कोई उसमें वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन में कोई समस्या हो तो सुसाइड करते हैं। या कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जैसे कि आप लोग हंसोगे, क्राइम पेट्रोल में अगेन एक किसी ने अपने आप को मारने की कोशिश की ताकि उसके
उसका कोई जो इंश्योरेंस के पैसे उसके फैमिली वालों को मिले, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं, मतलब लोन में आ जाते, तो इस कारण से वो अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करता है। अम, दूसरा, अगर ऐसा लगे कि कोई भी मोटिव नहीं है तो कुछ ना कुछ ये सस्पिशियस हो सकता है। सुसाइड में कोई ना कोई ऐसे मोटिव होना ज़रूरी है। और अगर आपको यहाँ पे दोनों के बीच में झड़प या आपस में हाथापाई होने के अगर कोई चीज़ें नोटिस किए करें आप क्राइम सीन में, जैसे कि खून के बहुत धब्बे इधर उधर बिखरे हुए हैं, किसी ने बाल खींच के, ऐसे लग रहा है कि बाल सारे इधर उधर बिखरे हुए हैं, जो फर्नीचर है, चेयर टेबल ये कुर्सियाँ इधर उधर बिखरे हुए हैं, ये कारपेट बिखरा हुआ है, या बहुत सारे वेपन्स के मार्क लगे हुए हैं, जैसे कि दरवाजे पे चाकू के निशान या बुलेट के निशान दीवार पे हैं, बुलेट अटके हुए हैं, तो इसका मन, और बहुत सारे इंजर्स, मल्टीपल इंजरीज है उसके ऊपर, तो ये जनरली हो सकता है कि ये सुसाइड ना हो। अब वेपन, अगर वेपन बिल्कुल ही नहीं मिलता है आपको क्राइम सीन में, तो ये सुसाइड जो हो नहीं सकता है। वेपन अगर आपको मिल भी जाए तो भी उसको अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह, ताकि देखे कि ये सुसाइड है या मर्डर है। कोई इधर उधर अगर कुछ मूव हो रखा है तो उसका मतलब है कि सुसाइड नहीं है। तो कोई भी चीज़ को इधर उधर आपको छूना नहीं है और करना नहीं है, किसी सबूत को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, और फिर इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरीके से करना है। सारी चीज़ें फ़ोटोग्राफी करनी, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ क्राइम सीन में क्या करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जब डेड बॉडी को आप एग्ज़ामिन करते हो क्राइम सीन में, तो कुछ प्रिकॉशन आपको करनी चाहिए। एक केस में एक ऑफिसर ने जो ज़ख़म है उसको देखने के लिए कि बुलेट कहाँ पे, पेंसिल घुसा के उसने डाल दी। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे सबूत ख़राब हो जाती है। अगर विक्टिम ने कपड़े पहन रखे हैं तो जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट है उसके आने से पहले आपको विक्टिम के कपड़ों को भी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि विक्टिम के कपड़ों में भी कुछ चीज़ें आपको मिल सकती है, जैसे कि बाल है, खून के धब्बे हैं, सीमेंट है, कुछ भी मिल सकता है। तो ये जनरली आपको नहीं करना चाहिए कि फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट के बिना आपको ये सारी चीज़ें एग्जामिन नहीं करनी चाहिए। आपको ये सारी चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए कि कपड़े के ऊपर बटन टूटा हुआ है या बटन ठीक है, उसमें झुर्रियाँ हैं या नहीं है, सलवटें हैं कि नहीं है, कोई ज़ख़म है, कोई खून के निशान है, क्या कपड़े ऐसे लग रहे हैं कि किसी ने उतार के फिर वापस पहना दिया हो। ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद बॉडी को, सारी चीज़ें, बॉडी के ऊपर धूल वगैरह कहाँ पे लगे हुए हैं, अगर आपको दिख रहा है कि जिन कुछ जगहों पे गंदा है और कुछ पे नहीं है, और अंदर वाले जगह पे कुछ भी गंदा नहीं है, तो ये हो सकता है कि उस बॉडी को कहीं से उठा के उसको कहीं और ले जाया गया हो। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। उसमें खून के धब्बे वगैरह भी देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खून के धब्बे और बहुत सारे कट्स वगैरह दिखे, कपड़ों को इधर उधर आपने देखा है कि बहुत ख़राब हो रखा है, क्रश हो रखा है, कोई चीज़ से काटा गया है या फाड़ा गया है, तो ये हो सकता है कि उसका कोई सेक्सुअल असॉल्ट या कोई असॉल्ट भी हुआ हो, या उसके साथ हाथापाई हुआ हो। तो ये चीज़ें आपके कपड़ों से भी झलक सकती है चीज़ें। अब कुछ चीज़ें आपको मिल सकती है उस बॉडी के ऊपर या कपड़ों के ऊपर, जैसे खून है, सीमेन है, सलाइवा है, फलगम है, वॉमिट है, टॉयलेट है, यूरिन है, डस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। उस सारी चीज़ों को आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें, धब्बे आपको दिखाई दिए, खून के धब्बे, खून के निशान कहाँ पे थे, कहाँ से खून कहाँ से कहाँ तक बह रहा था, उसका डायरेक्शन क्या है। और अगर खून के निशान, अगर कोई खून अगर उसका इंजर्ड हो गया और कोई इंसान सांस तभी भी ले रहा है, तो हो सकता है कुछ खून उसके अंदर लंग्स में या माउथ और नेसल पैसेज में भी खून मिल जाए आपको। तो ये सारी चीज़ों से काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं। अब होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन में स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो इंसान तो मतलब सर्टेनली डेड है या नहीं, उसके नस को चेक करना चाहिए। उसके सांस सांस आ रही है नहीं, सांस ले रहा है नहीं, ये चेक करनी चाहिए।
अगर आपको लगता है कंफर्म डेड है तो ठीक है, उसके बाद एम्बुलेंस बुलाने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन आपको कोई भी शक है कि नहीं इसमें अभी भी जान बाकी है तो फिर एम्बुलेंस बुलाना ज़रूरी है। वंस अगर आपने कंफर्म कर लिया कि ये डेड है तो उसके बाद उसके फ़ोटोग्राफ लेना ज़रूरी है। और कभी भी फ़ोटो लेते हो तो अगर आपने उसको थोड़ा बहुत बॉडी को छेड़छाड़ भी किया तो उस बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में रखना चाहिए। अगर उसके पॉकेट वगैरह को भी चेक करना चाहिए कि कोई आईडी है या नहीं वॉलेट में या कोई चीज़ है। और उसके बाद उस बॉडी की स्केच बनानी चाहिए कि उसके बॉडी किस तरफ पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें बना के उसके बाद उसके बॉडी के आउटर जो लाइनिंग है बॉडी के, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में चौक से पूरा सफ़ेद करके उसके बॉडी का आउटर बाउंड्री बनानी चाहिए उसको, ताकि वो बॉडी निकालने के बाद भी आपको उस बॉडी का पोजीशन कहाँ पे था ये पता चल जा सके। उसके बाद जो भी है बॉडी कहाँ है उसके किस फर्नीचर से कितना दूर है, वॉल से कितना दूर है, सारा डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। सारी बॉडी का अच्छी तरीके से एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। उसके बाद उसके जो हेड है उसको डिस्क्राइब करना चाहिए, फूला हुआ है या सूजा हुआ है, कोई इंजरी था उसके चेहरे पे सर पे, ये सारी चीज़ें लिखना चाहिए रिपोर्ट में। कोई फलगम था, कोई सलाइवा, कोई वॉमिट, कोई मिट्टी या कोई और चीज़ था या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद सर या जो चेहरा है उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है उसको ट्रंक बोलते हैं, उसका क्या है, क्या वो पूरा बेंड हो रखा है, क्या उसके कोई कपड़े वपड़े फटे हुए हैं, उसमें कोई सलाइवा, सीमेन, फलगम, वॉमिट वगैरह का निशान है या नहीं, ये चेक करना चाहिए। और एंड में आपको उसके पैर और आर्म, उसके हाथ को भी चेक करना चाहिए कि उसमें कोई उसके हाथों में अंगूठी, रिस्ट वॉच वगैरह है या नहीं है, या उसके कोई धब्बे मतलब रिस्ट वॉच या रिंग के भी निशान है, या कोई ऐसा उसके नाखून में कोई गंदा चीज़ है, खून या स्किन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं तो उसको सारा चेक करके उसको कलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है कि ये बॉडी कहाँ गिरा होगा, कैसे लगा होगा, इस पे ज़ख़म कैसे लगे होंगे। तो रिकंस्ट्रक्ट की हुआ क्या होगा कि एक के बाद ऐसे क्या होगा कि कब उसने सस्पेक्ट ने उसको कहाँ अटैक किया होगा, वो कैसे गिरा होगा, कहाँ पे हाथापाई हुआ होगा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, आपको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब तक मेडिकल एग्जामिनर ना आए या फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्टाइज नहीं आए, उस बॉडी को आपको उठा के उसके बॉडी के पिछले हिस्से में या नीचे वाले हिस्सों को आपको चेक करना नहीं चाहिए जब तक कि फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट आ जाए। एक बार बॉडी को वहाँ से रिमूव किया जाए तब आपको उसको चेक करना चाहिए कि बॉडी के नीचे कोई ब्लड, कोई बुलेट, कोई और चीज़ें है या नहीं, ये सारा चीज़ चेक करनी चाहिए। उसके बाद बॉडी को कभी भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कहीं और ले जाया जा रहे हो, तो उसके क्लोथिंग्स को फिक्स करनी चाहिए कि कोई भी कपड़ा, उसका शॉल है या किसी ने हिजाब पहन रखा है, कोई और चीज़ है, तो वो उतरना नहीं चाहिए। तो उसको वहीं पे फिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए, एक कॉटन या एक प्लास्टिक से ढक के फिर उसके बाद ले जाना चाहिए। जितना हो सके ऑफ़िसर को उस बॉडी को अकम्पनी करना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर है उसको उस बॉडी को हॉस्पिटल या मॉर्ग या जो ऑटोप्सी जहाँ पे करते हैं वहाँ पे ले जा रहे तो उसको करना चाहिए। अब टाइम ऑफ डेथ एस्टिमेशन करने के लिए पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। पोस्टमार्टम के तहत फिर ये देखा जाता है कि उसकी आँखों के जो कलर है वो फेड हो रखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं कि बॉडी कितना ठंडा हो चुका है। ये सारी चीज़ें मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। रिजिडिटी की वो कितना सख्त या स्टिफ या कड़क हो चुका है बॉडी, और उसमें खून के जो कलर है पीछे या कहीं पे है, वो सारी चीज़ें देखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा। अब टाइम ऑफ डेथ अगर उसके स्टमक के जो अंदर जो भी रहा है उसको भी चेक करना ज़रूरी है। उसके घड़ी या क्लॉक को भी देखना ज़रूरी। कई कभार होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है या हाथापाई होता है तो घड़ी रुक भी सकती है, तो टाइम वहीं उसी पे अटक सकती है, तो वो भी चेक करना चाहिए।
टाइम ऑफ डेथ इससे भी पता चल जाता है। कई लोग होते हैं मेल बॉक्स, उसके मेल बॉक्स के अंदर, घर के बाहर एक मेल बॉक्स होता है, उसमें न्यू जैसे कि लेटर्स या कोरियर वगैरह आते हैं तो उसमें डाला जाता है। तो काफ़ी टाइम से अगर किसी कोई वो वहीं पे पड़ा हुआ है तो आपको पता चल जाता है कि काफ़ी टाइम से ये पर्सन मर गया है या मारा गया है। और अगर आपको किचन में सब्ज़ी या कोई और चीज़ ऐसे कि बहुत ख़राब है, सड़ गया है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ पता चल जाती है कि कितना टाइम हो चुका है कि उसका डेथ हुआ है। अगर आपको ये जो कपड़ा जो सुखाया गया है वो अभी भी वेट मिल रहा है तो हो सकता है कि वो डेथ अभी के अभी हुआ हो। तो ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली वो मरने के बाद तो कपड़ा सुखाएगा नहीं। और कॉब वेब्स जैसे कि मकड़ी के जाल वगैरह बहुत सारा हो चुका है घर में, तो उसका मतलब है कि डेथ भी काफ़ी पहले हो चुका है। कई लोगों की आदत होता है कि जैसे कैलेंडर्स को डेट को बार बार चेंज किया जाता है, तो कैलेंडर को मंथली चेंज करता है। और अभी जैसे कि मई है और वो अप्रैल भी नहीं है, मार्च का कैलेंडर लगा हुआ है, तो मतलब है कि वो हो सकता है कि उसने मार्च के बाद चेंज नहीं किया है वो, क्योंकि वो मर गया है ऑलरेडी। तो अगर फूल वगैरह या गार्डन भी पूरा ख़राब हो चुका है तो उसका मतलब है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। बहुत ज़्यादा घास वगैरह बाहर, घर के बाहर मिल रहा है तो उसका मतलब है कि वो बहुत पहले मर चुका है। अब विक्टिम के आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है? पहले तो जो गवाह है वो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो उनको जानते हैं वो बोल सकते हैं कि ये सो एंड सो है, ये दिलीप है, ये दीपक है, ये वो है। इससे आपको पता चल सकता है कि ये कौन है। और उसके डेंटल रिकॉर्ड, दांतों के रिकॉर्ड से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन हो सकता है। बट जनरली उसके लिए मारने से पहले उसके दांतों का कुछ ना कुछ चेंजेस, किसी के दांत को निकाला गया है, कोई मेटालिक टीथ लगाया गया है, किसी की आरसीटी हुआ है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ पता चल सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि उसके डेंटिस्ट को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ उसने चेंज किया होगा, या कोई और डेंटिस्टों जो कुछ स्मॉल टाउन है तो वहाँ पे डेंटिस्ट के यहाँ जाके पता लगा सकते हैं किसी ने ऐसा पर्टिकुलर टीथ का वो था या नहीं। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। फिर फिंगरप्रिंट्स चेक कर सकते हैं, आजकल तो आधार कार्ड भी है। फिंगरप्रिंट्स को चेक करके आधार कार्ड से भी आप कर सकते हो कंपेयर। उसके बॉडीज़ में टैटूज़ वगैरह हैं, कोई एक्सटर्नल मार्क्स है, तो कोई टैटू वालों के पास जाके भी पूछ सकते हो कि क्या इस आदमी या इस लड़की ने आपके यहाँ टैटू करवाया था या नहीं, और कौन है, कोई रिकॉर्ड है या नहीं। फिर उसके बाद डीएनए मैच कर सकते हैं मिसिंग पर्सन्स के साथ। तो ये सारी चीज़ों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विक्टिम कौन था या कौन थी।